नमस्कार, मैं मोहन पाठक और फिर लेके आ गया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तार से आपको बताया मैंने महाजनपद काल के बारे में और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना कराते हुए अब आगे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे गांधार शैली जो थी ये क्या थी? तो गांधार शैली आपकी हिंदू यूनानी कला का सम्मिश्रण है। इसको एकदम रट्टा मार जाइए। गांधार शैली क्या है? हिंदू यूनानी कला का सम्मिश्रण है। और दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, वितस्ता का युद्ध किनके बीच हुआ या इसे और किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता का युद्ध ये आपका सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। जो पौरव देश का, पौरव राज्य का राजा पोरस था उसके साथ हुआ था वितस्ता का युद्ध। इसकी बहुत अच्छी कहानी है पर हमारे एग्जाम की दृष्टि से उसका कोई यहाँ लेना देना नहीं है तो उसको हम नहीं जानेंगे। ठीक है, कि हमें क्या जानना है कि वितस्ता के युद्ध को इतिहास में किस नाम से जाना गया? तो हाइडे स्पीच के नाम से जाना गया। देखिए, जानना, ज्ञान रखना और ज्ञान का निर्माण करना एक अलग चीज़ होती है पर एग्ज़ाम पास करना एक अलग चीज़। एग्ज़ाम में हमको क्या करना होता है? एग्ज़ाम में हमको स्मार्ट वर्क करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है। हमें यहाँ ज्ञान और लेक्चर नहीं देना है भाई। हमें यहाँ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स चेक करने हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्या फंसेंगे। 31 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम आके सामने खड़ा है और हम चलें मौर्य वंश और उठा के पढ़ना शुरू करें बौद्ध धर्म पूरा विस्तार से, तो एक घंटे तो इन्हीं में लग जाएंगे। और 1 घंटे में हम 3 चैप्टर जहाँ क्लियर करेंगे वहीं 1 घंटे में एक टॉपिक क्लियर होगा। तो मतलब क्या है? हमें एग्ज़ाम क्लियर करवाना है। ठीक है, तो वितस्ता का युद्ध जो था उसे इतिहास में हाइडे स्पीच कहा गया और सिकंदर और पोरस के बीच में यह युद्ध हुआ था। अब चलिए कुछ और देखते हैं। जो सिकंदर था इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी लगभग। ठीक है, अब इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इससे पूर्व इसने जो भारत के राज्यों को जीता था उनका क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई तो उसका क्या हुआ? तो इससे पहले जो इन मृत्यु से पहले ही जब ये भारत से जा रहा था तो अपने सेनापति फिलिप, इसका जो सेनापति था फिलिप था, उसको जीते हुए, जितने भारत के जीते हुए राज्य थे उनको फिलिप अपने सेनापति को, जो उसका सेनापति फिलिप था, उसको सौंप कर लौट जाता है। शायद इसीलिए इतिहास में इसको सिकंदर महान के नाम से जाना गया होगा। और पोरस के साथ भी इसने कुछ एथिक्स मतलब नीतिगत कार्य किए थे और पोरस को जिंदा छोड़ दिया था, ऐसा कुछ था। उसका राज वगैरह वापस कर दिया था, ऐसी कुछ कहानी है आई थिंक। बट इन्हीं सब कारणों से शायद सिकंदर को महान कहा गया होगा। अब सिकंदर की मृत्यु जो थी, क्योंकि जितने राजा आते थे भारत में वो क्या करते थे, जितने शासक आते थे वो भारत को लूटते थे और यहाँ से धन लेके चले जाते। यहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार, कृषकों का शोषण आदि कार्य करते थे, जो कि अभी अंग्रेज जब आएंगे भारत में, अंग्रेज़ों का आगमन होगा तब वो जब हम पढ़ेंगे तो उसी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में राज्य प्रणाली का उदय कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम भारत में राज्य प्रणाली का उदय कहाँ हुआ था? तो गंगा यमुना दोआब में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे सर्वप्रथम भारत में राज्य प्रणाली का उदय कहाँ हुआ था तो गंगा यमुना दोआब में हुआ था। आइए, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? अगले पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, उदयन था, जिसे उदाइन था। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदाइन था। आइए, एकच्छल की उपाधि किसने धारण की थी? एकच्छल की उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी। एकच्छल की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्मनंद ने धारण की थी। ठीक है, दीर्घ निकाय क्या है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। दीर्घ निकाय जो क्या था, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? वज्र संघ का वर्णन इसमें मिलता है। दीर्घ निकाय जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, किताब है जो है, उसमें वज्र संघ का वर्णन मिलता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि बौद्ध संगीति
जो थे कितने हुए थे, तो बौद्ध संगीति कितने हुए थे, 4। ठीक है, बौद्ध संगीति कितने हुए थे, 4 हुए थे। चलिए अब चारों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी इकट्ठा कर लें, जो एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। चारों में से कोई भी एक जो है हर वर्ष पूछा गया है। आप प्रैक्टिस सेट उठा कर देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष में चारों बौद्ध संगीति में से कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर से तोड़ मरोड़ के बना है। तो आइए जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। थोड़ा मैं इसको धीरे लेके चलूँगा जिससे कि आप समझ जाएं और याद हो जाएं। आप इस वीडियो को देखते हैं, मैं तेज़ थोड़ा चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप यहीं पर याद करके जाइए वीडियो पे। बौद्ध संगीति जो है ये 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु द्वारा किया गया था। बौद्ध संगीति जो है ये 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया जाता है, सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पे किया गया था, सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। और ये गुफा कहाँ पड़ती है, आपके राजगृह में पड़ती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था, जब मैंने अजातशत्रु के बारे में पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि सप्तपर्णी गुफा में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी, प्रथम। इसके अध्यक्ष की बात कर लें कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप थे। जो महाकश्यप थे वो इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चलिए द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में हम जानते हैं। तो ये किस वर्ष हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तो कहाँ हुआ था, तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विभाजन हुआ था। विभाजन क्यों हुआ, मतभेद हुआ। जो अनुयायी होते हैं उनके अंदर मतभेद हुआ, तो यहाँ पे स्थविर और महासंधिक में विभाजन हुआ। ठीक है, ये आपको नई चीज़ मिली होगी। अभी तक आपने हीनयान महायान के बारे में पढ़ा था। हीनयान और महायान किस संगीति में विभाजित हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यहाँ पे ये देखिए कि इसका विभाजन कब हुआ था। इसका विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में कालाशोक के समय में वैशाली स्थान में महासंधिक और स्थविर में हुआ था। चलिए तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में हम जान लेते हैं। तो 351 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। 351 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसको करवाने वाले कौन थे, सम्राट अशोक। अशोक को सिर्फ अशोक नहीं कहा जाता है, सम्राट अशोक कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म के बहुत ही जान लीजिए कि बड़े समर्थक बने थे। कब बने थे, तो कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध में इतना घमासान युद्ध हुआ था जिसमें पूरा मैदान लाशों से भर गई थी, नदियां जो हैं खूनों से लद गई थी। इतिहास में ऐसा वर्णन किया गया है। तो अशोक जो होता है उस समय बहुत दुखी होता है, अशोक बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, तो खैर उसके बारे में जब कभी विस्तार से हम पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चैनल जब सक्सेस हो जाएगा और हमारे पास भी स्मार्ट बोर्ड होगा, हालांकि स्मार्ट बोर्ड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन क्यों किया जाए, क्यों स्मार्ट बोर्ड लिया जाए, 1 लाख रुपए हम क्यों खर्च करें। अगर आप हमें सहयोग करेंगे, हमारे चैनल को सक्सेस बनाएंगे। हमारा चैनल नहीं, ये आपका अपना चैनल है जहाँ पे ज्ञान की धारा बहती है, गंगा बहती है। तो चलिए तीसरे बौद्ध संगीति में जो था, अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगीति होता, अशोक द्वारा आयोजित किया गया था। और ये पाटलिपुत्र जो स्थान है, जो आज का वर्तमान में पटना है, पटना, उसे पाटलिपुत्र स्थान में वहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अब चलिए इसमें क्या हुआ था, क्या घटनाएं घटी थी। तो यहाँ पे अधिधम्म पिटक, जो आपके त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के, उसमें जो अधिधम्म पिटक है, भी मैं तीनों पिटक के बारे में नीचे बता दूंगा। उसमें जो अधिधम्म पिटक है उसका संकलन किया गया था। किस संगीति में,
तो तृतीय बौद्ध संगीति में अधिधम्म पिटक का संकलन किया था। क्वेश्चन बने कि अधिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलन किया गया था या संकलित किया गया था? तो अशोक के सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में अधिधम्म पिटक का तृतीय बौद्ध संगीति में संकलन किया गया था। हालांकि मैंने बहुत लंबा इसको बता दिया, लेकिन बस आप जान जाइए तृतीय बौद्ध संगीति में अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अब आइए आखिरी और चौथा जो बौद्ध संगीति था, मैंने काफ़ी समय लिया इन चारों बौद्ध संगीतियों को बताने में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% निश्चित है, तो इसलिए मैंने इसमें समय लिया है। चौथी जो बौद्ध संगीति थी ये प्रथम शताब्दी में कनिष्क द्वारा, ठीक है, कनिष्क द्वारा कश्मीर, जो कश्मीर है आज का वर्तमान कश्मीर जो है उसमें 2 विभाजन हो गया जैसा कि आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कश्मीर था जिसे कुंडलवन के नाम से जाना गया। तो ये चौथी जो आपकी हुई थी ये कश्मीर में हुई थी बौद्ध संगीति, और इसका समय जो था मैंने आपको बताया प्रथम शताब्दी थी। और इसके जो अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे बात कर लें तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण ये बन जाता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में मुझे कम चांस है कि आएगा, लेकिन जान लीजिए जो अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र थे। जानने में क्या जाता है, अगर आ गया तो क्या कर लेंगे, पेपर मैं थोड़ा ही सेट कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है। कनिष्क जो था महायान संप्रदाय का अनुयायी था, कनिष्क जो था महायान संप्रदाय का अनुयायी था। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था, तो ये चौथे बौद्ध संगीति में 2 भागों में विभाजित हुआ था, तो हीनयान और महायान भागों में विभाजित हुआ था, ठीक है। इसी समय विभाष शास्त्र जो था टीका था, टीका मतलब टीका टिप्पणी जो होती है, विभाष शास्त्र जो था उसका संस्कृत में संकलन किया गया। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। जो बौद्ध साहित्य हैं तीनों मैंने अभी बताया था कि उसके बारे में बताऊंगा। तो त्रिपिटक जो थे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ये 3 थे। बिहार किसे कहा गया? विहार, ये बिहार राजधानी वाला नहीं है कि बिहार ले लो, ये वाला नहीं। विहार जो होता था ये निवास स्थान था किनका? बौद्ध भिक्षुओं का, और जो उनके पूजा स्थल थे उन्हें क्या कहा जाता था? देखिए फिर से देख लीजिए, थोड़ा कट हो गया। बिहार जो होते थे, बिहार ये जो थे निवास स्थान था किनका? बौद्ध भिक्षुओं का, और जो पूजा स्थल होता था उन्हें क्या कहा गया? चैत्य कहा गया। पूजा स्थल जो था चैत्य कहा गया। एक महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रचार जो श्रीलंका में किया गया था, तो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए कौन गया था ये पूछा जाता है। तो इसमें प्रचार करने आपका अशोक के पुत्र और पुत्री गए थे, महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा। देखिए हेडिंग पड़ी हुई है स्तूप और टीला, तो इसको मैं अगले वीडियो में लेके चलूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।